नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कभी कभी कोई एक वाक्य या कोई एक डायलॉग, कोई एक कथन ऐसा होता है, वो इतना बड़ा असर छोड़ता है और बातों को इतने विस्तार से बता जाता है, उनकी अनुभूति करा जाता है, जो शायद कई सौ किताबें लिखकर भी समझाया ना जा सकता। पूरे मामले को, पूरी स्थिति को वो स्पष्ट कर देता है। आपको याद होगा, अभी कुछ समय पहले ही एक फिल्म आई थी विवेक अग्निहोत्री की, कश्मीर फाइल्स। उसका एक डायलॉग अब देश में ज़्यादातर लोगों को याद हो गया होगा, सरकार भले ही हमारी है, सिस्टम उनका है। अब ये भारत की जो स्थिति, खास तौर से 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, देश के बंटवारे के बाद बनी, और जिस तरह की सरकारें आईं, और इन सरकारों में मैं कांग्रेस की सरकारों को तो गिनता हूँ, 2014 से पहले बनी गैर कांग्रेसी सरकारों की भी गिनती करता हूँ। इन सब के राज में स्थिति वही रही, कोई परिवर्तन नहीं आया। सरकार भले ही दूसरी पार्टी की बन गई हो, लेकिन सिस्टम उन्हीं का रहा। अब इस पर मैं आज बात नहीं करने जा रहा हूँ कि सिस्टम किस तरह से उनका है और क्या हो रहा है। मुझे एक बड़ी आश्चर्यजनक बात, समय समय पर छोटी छोटी खबरें आती रही, लगता रहा, लेकिन अब लगा कि शायद इस पर बोलने, कहने, बताने की ज़रूरत है। और सिस्टम उनका है, ये तो बात समझ में आती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है और इकोसिस्टम जो इतने साल से पाला पोसा गया है, जिसको देशी विदेशी मदद मिलती रही है, उसको तोड़ देना बहुत आसान काम नहीं होता। लेकिन उसको तोड़ने का काम तो निश्चित रूप से चल रहा है, लेकिन उसकी गति मेरी समझ से धीमी है। लेकिन फिर भी परिवर्तन की कोशिश तो हो रही है। लेकिन इस परिवर्तन का फ़ायदा क्या, जब अंदर से ही परिवर्तन नहीं हो रहा। बाहर जो इकोसिस्टम है, भाजपा विरोधी, संघ विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, भारतीय संस्कृति के विरोध में जो खड़े हैं, जो डिसमेंटल ग्लोबल हिंदुत्व की बात करते हैं, उन सब को छोड़िए। जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो पार्टी के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनके बारे में ज़रा सोचिए, उनका व्यवहार देखिए, उनका रवैया देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि वो बड़ा स्पष्ट संकेत और संदेश भी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों को, कि आप जो भी सोचते हो, आप जो भी करते हो, आप करते रहिए। आपकी नीतियां और आपका ज्ञान आपको मुबारक। हम न बदले थे और न बदलेंगे। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन सिर्फ दो का जिक्र करना चाहता हूँ। कुछ समय पहले पार्टी के पूर्व महामंत्री और एक समय पार्टी के पोस्टर बॉय रहे, संघ से आए, एक समय संघ के प्रवक्ता रहे, राम माधव की किताब आई, आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर प्राइड। अब ठीक है, अच्छी बात है, किताब अगर लिखी है उन्होंने, संविधान पर लिखी है, और किताब अच्छी ही होगी, मानकर चलता हूँ जिस तरह के रिव्यूज़ आए। लेकिन उस किताब के विमोचन समारोह में आप मंच पर जो तस्वीर है उसको देखिए। उसमें एक पूर्व संपादक, और पूर्व तो नहीं कहना चाहिए, अब भी उनका जो है एक प्लेटफॉर्म है, शेखर गुप्ता। अब शेखर गुप्ता से मेरा कोई निजी जो है राग द्वेष नहीं है, लेकिन ये पूरा देश जानता है कि शेखर गुप्ता संघ विरोधी, भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी और अमित शाह के विरोधी है। व्यक्तियों की बात करें तो भी विचारधारा के स्तर पर भी वो विरोधी है। लुटियंस दिल्ली का हिस्सा रहे हैं, और कांग्रेस का जो इकोसिस्टम रहा है उसके बहुत अभिन्न अंग रहे हैं। वो मंच पर मौजूद थे। पूरे देश में राम माधव को संविधान के मुद्दे पर बोलने के लिए और कोई नहीं मिला। और मैंने जो रिपोर्ट छपी है उसकी 2-3 लाइनें, जो मतलब उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर छपी है, जो उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है शेखर गुप्ता का, उसमें उन्होंने कुणाल कामरा का मुद्दा उठाया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से कुणाल कामरा जैसे लोग सुरक्षित हैं। इससे आप मानसिकता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और केवल यही बात नहीं है, एक बात और बताना ज़रूरी है। मुझे याद नहीं है कि इससे पहले कभी बताया था कि नहीं। 2013 में जब अमित शाह को गुजरात से लाकर दिल्ली में राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया
और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। तब जिस अंग्रेजी अखबार में थे शेखर गुप्ता, उसमें खिल्ली उड़ाते हुए बीजेपी का लिखा था कि ये गुजरात का आदमी उत्तर प्रदेश में क्या करेगा, उत्तर प्रदेश की कौन सी समझ है इनको, और इनके उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनने से क्या अंतर आ जाएगा। तो एक कार्यक्रम में किसी जो है लंच के समय इन्होंने देखा अमित शाह को, उनकी ओर बढ़े, बात करने की कोशिश की, और ये चुनाव के बाद की बात है शायद। अमित शाह ने इग्नोर किया, आखिर में सामने आए और कहा कि लगता है आप बात नहीं करना चाहते। अमित शाह जैसे बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, कोई जो है लाग लपेट नहीं, सीधी बात सीधे तौर पर कहते हैं। उन्होंने कहा आपने जो लिखा था उसके बाद आपसे बात करना चाहिए। अब ऐसा व्यक्ति आप अंदाज़ा लगा लीजिए, और इस सरकार के खिलाफ समय समय पर, हालांकि आजकल वो बड़ा डामाडोल है, उनको समझ में नहीं आता कि सरकार के साथ हो जाए कि खिलाफ हो जाए। एक बार लगता है कि साथ होकर देखें, शायद कुछ भाव मिल जाए, कुछ फ़ायदा हो जाए, फिर खिलाफ हो जाते हैं। तो वो जो है पाला जो है बदलते रहते हैं। इस समय उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस दिशा में जाए, लेकिन ये उनका निजी मामला है, उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। वो तो संदर्भ आया इस पुस्तक विमोचन का, इसलिए उनका नाम लिया। सवाल यह है राम माधव का। राम माधव ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बाद जिनके दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सीधे संबंध है। एक समय इनको बहुत प्रमोट किया भाजपा ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी वजह से ये एक तरह से वनवास में चले गए, वापस संघ में चले गए थे। अब संघ से फिर लौटकर जो है भारतीय जनता पार्टी में आए। लेकिन मैं केवल राम माधव की मतलब व्यक्ति की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ। व्यक्ति जो है किसी संगठन में बहुत छोटी सी इकाई होता है, प्रवृत्ति जो है वो संगठन के चरित्र का भविष्य निर्माण करने का काम करती है। अब आप कहेंगे कि ये सवाल जो है ये तो कुछ समय पुरानी बात हो गई, उस समय क्यों नहीं उठाया, ये संदर्भ क्या है? ताज़ा संदर्भ ये है कि 3 अप्रैल को दिल्ली में एक और किताब का विमोचन होने जा रहा है। ऐसे व्यक्ति ने एक किताब लिखी है जो कांग्रेस इकोसिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है, और इस किताब में राहुल गांधी की प्रशंसा की गई है। कोई भी कर सकता है भाई, राहुल गांधी के प्रशंसक होंगे और होने भी चाहिए, अलग अलग विचार होने चाहिए, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। कौन किसकी प्रशंसा करे, किसकी आलोचना करे, ये उसका निजी अधिकार है, और किसकी प्रशंसा में किताब लिखे और किसकी आलोचना में लिखे, ये भी उसका निजी अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है देश में, यहाँ तक तो सब ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके उद्घाटन में, विमोचन में कहना चाहिए, उसके पुस्तक के विमोचन समारोह में 2 ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जो मोदी सरकार के बेनिफिशियरी हैं, जिनको मोदी सरकार की जो व्यवस्था है उसमें उनको बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सेदारी या कहें उनकी भूमिका है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी भले ही राहुल गांधी का विरोध करते रहे राजनीतिक रूप से, भले ही उनकी आलोचना करते रहें, हर समय संघर्ष की स्थिति रहती, यही राहुल गांधी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर है का नारा लगवा चुके। यही राहुल गांधी हैं जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि ये जो मोदी बोल रहा है कुछ महीने बाद ये घर से निकलेगा तो युवा इसको डंडे मारेंगे। अब ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा में किताब लिखी गई। वो किताब लिखने वाले का जो है, लेखक का अपना विचार है। उस किताब के विमोचन समारोह में एक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आ रहे हैं। इससे वो संदेश क्या दे रहे हैं, मेरा कहना ये है, आप किसी भी किताब के विमोचन समारोह में जाएं, कहीं भी जाएं, किसी आप भाजपा के पक्ष में हो, विरोध में हो, लेकिन इसके जरिए आप संदेश क्या दे रहे हैं कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें पद दिया हो, भले ही हमें महत्वपूर्ण भूमिका दी हो, लेकिन हम उनकी सोच के आधार पर नहीं चलते, हम उनकी नीतियों के आधार पर नहीं चलते, हम अपनी मर्जी से चलते हैं। हमको जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। पार्टी की नीति क्या है, विचारधारा क्या है, प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं,
प्रधानमंत्री का व्यक्तियों और विचारों के बारे में क्या कहना है, इससे हमको मतलब नहीं है। हमको पद मिला है तो हमारे ऊपर आपने कोई एहसान नहीं किया है। वो मानते हैं कि हमको जो है हमारी प्रतिभा के कारण पद मिला है और ये पद जो है वो हम डिज़र्व करते थे। हो सकता है डिज़र्व करते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो पद इनको मिला है डिज़र्व नहीं करते, योग्यता नहीं है, लेकिन एक मर्यादा होती है संगठन की, सरकार की, नेता के प्रति आपकी निष्ठा की। वो सब कहाँ गया? आप पिछले 11 साल का रिकॉर्ड देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास में जो सालाना इफ्तार की पार्टी होती थी, रोज़ा इफ्तार की, उसको बंद करा दिया। राष्ट्रपति भवन में रोज़ा इफ्तार नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद आप गिनती कर लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि भाजपा के कितने नेता रोज़ा इफ्तार में जाते हैं, या कुछ तो हैं रोज़ा इफ्तार की दावत देते भी हैं। तो सवाल ये है कि या तो वो घोषित रूप से बोलें जाके प्रधानमंत्री को कि ये जो आप कर रहे हैं इससे हम सहमत नहीं हैं, ये आप गलत कर रहे हैं, लेकिन उनमें इतना साहस नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो सार्वजनिक रूप से बता रहे हैं कि हम सहमत नहीं हैं प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री के इस कदम का हम विरोध करते हैं। तो विरोध कैसे करते हैं? जो प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं हम वो करेंगे, पार्टी हमको रोक के दिखाए, सरकार हमको रोक के दिखाए। अब मुश्किल इन लोगों की नहीं है, मुश्किल उन लोगों की है जो प्रधानमंत्री की ओर इस उम्मीद से देखते हैं कि आगे की भविष्य की दिशा क्या है, पार्टी को, सरकार को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, और उससे ज़्यादा वो देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। उनका वो अनुसरण और अनुकरण करते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो गलत है या ये लोग गलत है, वो सही है या ऐसे लोग सही है, जो प्रधानमंत्री और पार्टी और सरकार की नीतियों के विरोध में खड़े नजर आते हैं। घोषित रूप से नहीं बोलते ऐसा कुछ, लेकिन उनके कार्यकलाप से पता चलता है कि वो सरकार से सहमत नहीं है, सरकार के नेतृत्व से सहमत नहीं है, सरकार और पार्टी की नीतियों से सहमत नहीं है। तो ये जो दुविधा की स्थिति है, इसका और ज़्यादा असर नीचे के कार्यकर्ता पर पड़ता है। उसको समझ में नहीं आता कि किसको सही माने, किसको गलत माने। अगर ऐसे लोगों को रोका नहीं जा रहा है तो इससे वो क्या संदेश ले, उससे वो क्या संकेत समझे? ये तो नहीं हो सकता कि ये भी सही वो भी सही। तो जो भाजपा विरोधी इकोसिस्टम है उसकी मदद करना, उसके साथ खड़े होना, ये दरअसल भाजपा विरोधी इकोसिस्टम को मजबूत करने जैसा है कि उसकी ताकत कम न होने पाए। उससे अगर हमको प्रचार मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, तो हमको कोई एतराज़ नहीं। पार्टी को क्या नुकसान होता है, पार्टी कैडर पर क्या असर पड़ता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जिस इकोसिस्टम को डिसमेंटल करने की इतनी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री और उनके सारे साथी, उसको मजबूती प्रदान करने का, खाद पानी देने का काम उन्हीं के साथ बैठे लोग कर रहे हैं और कोई कुछ बोलता नहीं। खुली छूट है, आप भाजपा और संघ विरोधी इकोसिस्टम का साथ दे सकते हैं, इसकी छूट है भाजपा सरकार में और पार्टी में। अब ये कहाँ ले जाएगी पार्टी को, इसका क्या असर होगा भविष्य में, इसका आप और हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। ना आप इसमें कुछ कर सकते हैं, ना मैं इसमें कुछ कह सकता हूँ। मैं अपनी बात कह सकता हूँ और आप उस पर विचार कर सकते हैं, विचार करके उसको स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो देखिए आने वाले दिनों में ये जो है सिलसिला कहाँ तक जाता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।